15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली, हम सबको आज़ादी मिली। हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। पर दोस्तों, इससे पहले ऐसा भी कुछ हुआ जिसने भारत को तोड़ के रख दिया। भारत का विभाजन। भारत दो हिस्सों में बट गया। पर आखिरकार इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ये क्यों हुआ? किस प्लानिंग से हुआ? किसके प्लानिंग से हुआ? और दोस्तों, पूरा गेम प्लान आखिरकार था क्या भारत के विभाजन के पीछे? ये सब मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही इंडिया के इतिहास, इंडिया के कल्चर, इंडिया के बारे में सब कुछ जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बात शुरू होती है 1905 से, क्योंकि 1905 से पहले हिंदू मुसलमान में कोई बहुत बड़े दंगे नहीं होते थे। छोटे मोटे गली मोहल्लों में जो लड़के थे वो आपस में लड़ लिया करते थे, पर कोई बड़ा कोई राइट्स वाइट्स नहीं हुआ करता था। 1905 में हुआ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट। 1905 में इंडिया के वाइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को हिंदू मुसलमान की जो यूनिटी है, जो एकता है, वो बहुत ज़्यादा खटकती थी, क्योंकि 1857 का जो आंदोलन हुआ था उसमें हिंदू मुसलमान एक साथ मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे और अंग्रेज़ों को बहुत मार मारा था। जिसके बाद ही अंग्रेज़ों ने ये ठान लिया था कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के ही दम लेंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे। बंगाल में उस समय हिंदू मुसलमान में बहुत ज़्यादा एकता थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि दो अलग धर्म हैं, ऐसा लगता था कि पूरा बंगाल जैसे एक ही हो। पर दोस्तों, लॉर्ड कर्जन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। 1905 में अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि बंगाल का विभाजन होगा। बंगाल दो हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा बनेगा ईस्ट बंगाल, जो कि मुस्लिमों के साथ जाएगा, और एक हिस्सा बनेगा वेस्ट बंगाल, जहां पे हिंदू रहेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को बोंगो भोंगो हुआ, यानी कि बंगाल बट गया। बंगाल के बटने से सिर्फ अंग्रेज खुश थे, इनके अलावा और कोई भी खुश नहीं था। पूरे बंगाल में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब ने बढ़ चढ़ के आंदोलन किया। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस दे दिया अंग्रेज़ों को। नाइटहुड सबसे बड़ा सम्मान होता है जो कि राजा किसी व्यक्ति को देता है। अंग्रेज राजा से सम्मान मिला था और वो सम्मान मुंह पे मार दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल विभाजन के दुख के चलते ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना लिखा, आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबासी, जो कि आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। बंगाल का आंदोलन पूरे भारत में पहुंचा और पूरे भारत के लोग बंगाल विभाजन के विरोध में आ गए, पर अंग्रेज़ों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अंग्रेज़ चाहते थे कि बंगाल के जो लोग थे अपने भाषा और अपने देश से ज़्यादा वो अपने धर्म पे गर्व करना शुरू करे और धर्म के नाम पे बढ़ जाए। वो अपने आप को बंगाली नहीं, हिंदू और मुस्लिम कहना शुरू करें। जैसे कि मैंने बताया, बंटवारे से ज़्यादातर लोग नाखुश थे। बंगाल में ही 90% लोग इसके अगेंस्ट थे, पर कुछ मुस्लिम लीडर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। उसमें से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना समेत कुछ बड़े मुस्लिम लीडर्स ने एक पार्टी बना ली, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही एक ऐसी पार्टी थी जो कि बंगाल विभाजन के पक्ष में थी। उन्होंने कहा बिल्कुल विभाजन होना ही चाहिए बंगाल का, मुस्लिम अलग हिंदू अलग होने ही चाहिए। पर दोस्तों, बंगाल के लोग इसके समर्थन में नहीं थे। इतना विरोध हुआ, इतना आंदोलन हुआ कि 1911 में अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और बंगाल को फिर से एक करना पड़ा अंग्रेज़ों को। बंगाल दोस्तों फिर से एक तो हो गया, पर यहाँ से शुरू हुई भारत में धर्म की राजनीति। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब मुसलमानों को भड़का रही थी कि इंडिया में उनको उनका हक नहीं मिलेगा। जहाँ पे हिंदू डोमिनेंस ज़्यादा है, वहाँ पे मुस्लिमों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उनको चैन से जीने भी नहीं दिया जाएगा। पर दोस्तों, 1914 में हुआ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में अंग्रेज़ों के सामने खड़े थे ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के जो राजा होते थे उनको खलीफा बोला जाता था और वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हुआ करते थे। ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था मक्का और मदीना। तो इंडिया के मुस्लिमों को ये डर था कि अंग्रेज़ कहीं ऑटोमन एम्पायर पे अटैक करने के चलते मक्का मदीना पे भी हमला ना कर दे। इसलिए इंडिया के मुस्लिम जो थे वो अंग्रेज़ों से थोड़े अलग थलग होने लगे और अंग्रेज़ों का विरोध भी करने लगे। इसी की वजह से 1916 में एक पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने
हाथ मिला लिया। मुस्लिम लीग की ये शर्त थी कि पार्लियामेंट में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिले, मुस्लिम्स के लिए एक कोटा तय हो कि इतने विधायक तो आएंगे ही आएंगे मुस्लिम्स के। कांग्रेस ने ये बात मान ली मुस्लिम लीग की। इसके बदले कांग्रेस ने बोला कि अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग में मुस्लिम लीग कांग्रेस का समर्थन करेगी। मुस्लिम लीग भी इससे मान गई और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया भारत की आज़ादी के लिए। इसके बाद दोस्तों इस सिनेरियो में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने आते ही कई सारे आंदोलन कर दिए थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। ये सारे सत्याग्रह इतने सक्सेसफुल थे कि अंग्रेज लगातार झुकते जा रहे थे महात्मा गांधी के आगे। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने पूरे देश में घूमना शुरू किया और घूमते घूमते उनको ये एहसास हुआ कि जब तक हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा नहीं होंगे, एक नहीं होंगे पूरे भारत में, तब तक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। भारत को आज़ादी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं होंगे। महात्मा गांधी ने मुस्लिम्स को बहुत समझाया कि अंग्रेज़ मुस्लिम्स के खिलाफ है। अंग्रेज़ जो है वो मक्का मदीना पे अटैक कर देंगे, यहाँ तक कि जो उनके खलीफा है उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अंग्रेज़। मुस्लिम्स थोड़े बहुत समझे और महात्मा गांधी ने मुस्लिम्स को लेके एक मूवमेंट शुरू किया, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के सक्सेस के चलते बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस के साथ जुड़े, महात्मा गांधी के साथ जुड़े, जैसे कि मौलाना आज़ाद। पर दोस्तों अभी भी इंडिया के ज़्यादातर हिस्से में मुस्लिम लीग मुसलमानों को भड़का रही थी कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे वो इंडिया में, और उनके बच्चों को भगा दिया जाएगा, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी मुस्लिम्स को। ये सब मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना भड़का रहे थे मुसलमानों को। फिर 1933 में जिक्र आया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जिक्र आते ही ये बातें उठने लगी कि मुस्लिम्स को अपना अलग देश बना लेना चाहिए, जहाँ पे उनको अपनी ज़िंदगी जीने की, अपने धर्म को मानने की आज़ादी हो। इसके बाद 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी रखी सबके सामने। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको टू नेशन थ्योरी समझाने के लिए और अलग देश बनाने के लिए। उस समय मुस्लिम्स मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान रहे थे क्योंकि सबसे पॉपुलर लीडर मुस्लिम्स के वही थे उस समय, मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस में कोई भी ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। इसके बाद ही 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट करने से इनकार ही कर दिया। हिंदू महासभा ने भी पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था, पर महात्मा गांधी के समझाने के बाद हिंदू महासभा क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ गई, पर मुस्लिम लीग फिर भी नहीं जुड़ी, जिसका बहुत बड़ा असर हुआ क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते कांग्रेस और हिंदू महासभा के सारे बड़े लीडर्स को अंग्रेज़ों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। अब इंडिया में सबसे पॉपुलर जो लीडर्स थे वो खाली मुस्लिम लीग के बचे थे, क्योंकि कांग्रेस और हिंदू महासभा के सारे बड़े लीडर्स महात्मा गांधी समेत सब जेल जा चुके थे। मुस्लिम लीग को अब 3 साल मिला था, क्योंकि 3 साल के लिए कांग्रेस के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। मुस्लिम लीग के पास 3 साल था और 3 साल में मुस्लिम लीग ने पूरा भड़का दिया सारे मुसलमानों को कि हमें अलग देश बनाना है, पाकिस्तान। 1945 में जब कांग्रेस के बड़े नेता जेल से बाहर आए तो उनको एक अलग इंडिया देखने को मिला। वो जैसा इंडिया छोड़ के गए थे जेल में वैसा इंडिया उनको नहीं मिला। अब इंडिया बंटने लगा था। मुस्लिम लीग भेदभाव कराने में सक्सेसफुल रह गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग का विरोध करने के लिए 3 साल तक कोई भी नहीं था। अगर कांग्रेस के बड़े नेता उस समय होते, ये 3 साल तक होते, तो शायद आज पाकिस्तान नहीं बनता। इसके बाद हुआ 1946 का जनरल इलेक्शन, जहां पे कांग्रेस को 943 सीट्स मिली और मुस्लिम लीग को 425 सीट मिली। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से मुस्लिम लीग की सीट काफ़ी कम थी, पर इससे ये दर्शाया गया कि पूरे इंडिया के मुसलमान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान बनाने के लिए। स्पेशली बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने विभाजन की आशंका को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना के सामने एक ऑफ़र रखा कि अलग देश मत बनाओ, इंडिया में ही हम अलग स्टेट्स बना देंगे। मुस्लिम्स के लिए 2-3 हम अलग स्टेट बना देंगे जहाँ पे खाली मुस्लिम ही रहेंगे। उन स्टेट्स को अपने सारे फैसले लेने का अधिकार होगा, सिर्फ सिक्योरिटी यानी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, बाकी सारा अधिकार उन स्टेट्स के पास होगा। मोहम्मद अली जिन्ना मान गए थे। पर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंडिया में कोई भी ऐसा अलग स्टेट नहीं बनेगा धर्म के आधार पे, पूरा इंडिया एक रहेगा और यूनाइटेड रहेगा। हम पाकिस्तान भी नहीं देंगे मोहम्मद अली जिन्ना को। जवाहरलाल नेहरू की इस बात को सुन के मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल भड़क गए, गुस्से में तिलमिला गए और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का फैसला किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि या तो हम डिवाइडेड इंडिया लेंगे वरना हम डिस्ट्रॉयड इंडिया लेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में जितने भी मुस्लिम थे पूरे इंडिया में सबको बोला कि अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है। डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे बड़ा असर दिखा कोलकाता में। कोलकाता में 16 अगस्त को ही 4000 हिंदुओं को मार दिया गया। पर दोस्तों ये मैसेकर यहाँ पर ही नहीं थमा। 17 अगस्त को कोलकाता में ही हिंदू और सिखों ने मुस्लिमों से बदला भी लिया। दोस्तों आपको सोच के हैरानी होगी कि ये वही बंगाल है जहाँ पे 1905 में जब इसको विभाजित किया जा रहा था तब हिंदू मुसलमान हाथ से हाथ मिलाकर खड़े थे अंग्रेज़ों के विरोध में और भाइयों की तरह एक साथ रहते थे। कोई फ़र्क नहीं बता सकता था कौन हिंदू बंगाली है कौन मुसलमान बंगाली है। पर दोस्तों सिर्फ 30-40 साल के वक्त में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर ऐसा नफरत का बीज बोया कि अब हिंदू बंगाली और मुसलमान बंगाली आपस में खड़े होना पसंद नहीं कर रहे थे। कोलकाता के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद लगभग इंडिया का विभाजन तय हो गया। अंग्रेज़ों ने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा वाइसरॉय बना के फरवरी 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन को ये बोला गया कि जून 1948 तक भारत को आज़ादी देनी है। पर लॉर्ड माउंटबेटन जब इंडिया आए तो उनको कंडीशन बहुत बुरी दिखी। उनको लगा कि इंडिया को जल्दी से जल्दी आज़ादी देनी पड़ेगी वरना ये लोग आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। एक तरफ जहाँ पे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू अड़े हुए थे कि हमको बंटवारा नहीं चाहिए, भारत नहीं बटेगा, और वही मोहम्मद अली जिन्ना अड़े हुए थे कि भारत तो बटेगा। माउंटबेटन ने भी जिन्ना को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा, पाकिस्तान बहुत सालों तक चल नहीं पाएगा। पर मोहम्मद अली जिन्ना ये बात नहीं माना, उसको तो अलग देश चाहिए ही था। इसके बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रपोजल रखा विभाजन का, जिसको कि महात्मा गांधी ने रिजेक्ट कर दिया, पर वल्लभ भाई पटेल ने इसको अप्रूव किया। भारत और पाकिस्तान के बीच लकीरें खींचने के लिए बुलाया गया रेडक्लिफ को इंग्लैंड से। रेडक्लिफ वो व्यक्ति है जो कभी यूरोप से बाहर ही नहीं निकले थे, उन्हें इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, फिर भी वो भारत और पाकिस्तान के बीच लकीर खींचेंगे। उनको खाली इतना मैप दिया गया कि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, यहाँ पे सिख ज़्यादा है, अब आप लाइन खींच दो। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की कहानी भी आपको पता ही है। लॉर्ड माउंटबेटन ने बिल्कुल सही बोला था कि ज़्यादा दिन तक पाकिस्तान इकट्ठा नहीं रह पाएगा। 1971 में ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना और आज पाकिस्तान की स्थिति हम सबको पता ही है। पाकिस्तान फिर से कई हिस्सों में शायद बंटने वाला है। तो दोस्तों ये थी भारत के विभाजन की कहानी और भारत में धर्म की राजनीति की कहानी। और ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।